स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। तो पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद धामी सरकार अलर्ट है और सरकार उत्तराखंड में अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के खिलाफ जल्दी ही एक बड़ा अभियान चलाने जा रही है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि सरकार को इनपुट मिला है कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में अवैध रूप से बांग्लादेशी रह रहे हैं, जिसको लेकर सोमवार को सीएम धामी ने बड़ी बैठक की। इस बैठक में सभी जिलों के डीएम वर्चुअली जुड़े और मीटिंग में सीएम धामी ने सभी डीएम को घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने किराएदारों का सत्यापन न कराने वालों पर कार्रवाई करने, ठेली, फड़ और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों का भी सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सीएम ने संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी रखने और अवैध रूप से आधार कार्ड, वोटर आईडी बनाने वालों पे कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। और चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी डोली ऊखी मठ से चलकर अपने पहले पड़ाव गुप्त काशी पहुंच गई। यहां विश्वनाथ मंदिर में बाबा केदार की डोली विश्राम करेगी और मंगलवार को अगले पड़ाव फाटा के लिए रवाना होगी। इसके बाद 30 अप्रैल को डोली गौरीकुंड पहुंचेगी, जबकि 1 मई को शाम को बाबा केदारनाथ की डोली केदारपुरी पहुंची और फिर 2 मई को सुबह केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। भक्तों में केदारनाथ के कपाट खोले जाने को लेकर जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। तो भगवान केदारनाथ के कपाट खुलने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। केदारनाथ मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जा रहा है। कई कुंतल फूलों से बाबा के धाम को सजाया जा रहा है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ मंदिर की सजावट का वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया। आपको बता दें 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। चारधाम यात्रा के लिए सोमवार से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। हरिद्वार, ऋषिकेश, विकासनगर, हरबटपुर में रजिस्ट्रेशन काउंटर लगाए गए। हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान में चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाया गया, जहां रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर लगाए गए। यात्रा के लिए सुबह 7 बजे से रजिस्ट्रेशन शुरू हुए। ऋषिकेश के ट्रांजिट कैंप में चारधाम यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए। ट्रांजिट कैंप में रजिस्ट्रेशन के लिए 30 काउंटर लगाए गए, जहां यात्री अपना ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर यात्रियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इस बार यात्रा के दौरान 24 घंटे रजिस्ट्रेशन किए जाएंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में भी चारधाम यात्रा और प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की। इनमें से 6 कंपनियां चारधाम रूट पर तैनात होंगी, जबकि 4 कंपनियां कुमाऊं के प्रमुख मंदिरों और पर्यटन स्थलों की सुरक्षा संभालेंगी। इसके अलावा 6000 पुलिस के जवान, 17 कंपनी पीएसी भी चारधाम यात्रा में तैनात की गई है। आपदा प्रबंधन के लिए एसडीआरएफ की 63 पोस्ट बनाई गई हैं और हर हालत के लिए उन्हें तैयार रखा गया है। साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि इस बार की चारधाम यात्रा को सफल बनाएं। सुरक्षा को लेकर इस बार काफ़ी गंभीरता के साथ प्रयास किए गए हैं। कुछ पहले भी सुरक्षा रहती थी, तो इस बार हमने अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर डिप्लॉय किया है। एटीएस टीम भी डिप्लॉयड है और पैरामिलिट्रीज की डिमांड भी उचित स्तर से डिमांड की गई। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े हिमखंड टूट कर आए हैं। कंचनगंगा के आगे हिमखंड सड़क पर आ गए हैं। वहीं इन्हीं हिमखंडों को काटकर सड़क बनाई गई है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और इन्हीं रास्तों से यात्री बद्रीनाथ धाम के लिए जाएंगे। यात्रा रूट पर कहीं कहीं बर्फ भी देखने को मिल रही है और हिमखंड भी दिखाई दे रहे हैं। बद्रीनाथ में सुबह और शाम को ठंड भी महसूस की जा रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस तरीके के बड़े बड़े हिमखंड आपको यात्रा के दौरान दिखाई देंगे और जब यात्रा शुरू होगी तो इस तरीके के नज़ारे आप दिखाई देंगे। आप देखिए किस तरीके से ये एक बड़ा हिमखंड इस समय गिरकर नीचे की तरफ आया और ये लगभग 8 से 10 फीट का बड़ा हिमखंड इस समय टूटकर नीचे की तरफ आया और इसी बीच यहाँ से गाड़ियां लगातार बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रही हैं। तो जो पहाड़ों में पल पल मौसम बदल रहा है, सुबह शाम
थोड़ी सी ठंड महसूस जरूर बद्रीनाथ धाम में हो रही है, लेकिन जो नज़ारे हैं वो धीरे धीरे काफी खूबसूरत होते चले जा रहे हैं। और जो ये इस तरीके की बर्फबारी के बाद जो फरवरी के महीने में इस वर्ष बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई थी, उसके बाद इस तरीके का ये हिमखंड ठीक कंचनजंगा से आगे गिरकर आया है। और इन्हीं सब चीजों को देखने के लिए अब कुछ दिनों के बाद यात्री यहाँ पे पहुंचेंगे। मैदानी इलाकों में जहाँ गर्मी बढ़ रही है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में ये जो ठंड महसूस हो रही है, कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रियों के लिए राहत भरी भी हो सकती है। नितिन सेमाल, न्यूज़ 18, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, चमोली। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि जैसे जैसे तय होती है, साइबर फ्रॉड काफी एक्टिव हो जाते हैं। आज भी सोशल मीडिया पर फर्जी वेबसाइट और एड्स की भरमार है, जो आपकी हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के नाम पर ठगी के शिकार श्रद्धालु हो रहे हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और आप ठगी से बच सकते हैं। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं और वो भी हेलीकॉप्टर सेवा से, तो जरा संभल जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी साइबर ठगों के जाल में फंस जाएं। सरकार ने हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग के लिए सिर्फ IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट heliyatra.irctc.co.in को अधिकृत किया है। बाकी सभी वेबसाइट्स और एजेंट्स फर्जी हैं। वहीं सोशल मीडिया में तैर रहे कुछ फर्जी वेबसाइटों पर दिए गए नंबरों पर जब न्यूज़ 18 के रिपोर्टर ने संपर्क किया, तो हैरानी की बात ये रही कि इन साइबर ठगों ने टिकट उपलब्ध होने का दावा किया और 30% एडवांस पेमेंट करने को कहा, जबकि नियम के मुताबिक कोई कंपनी एडवांस में बुकिंग के नाम पर पेमेंट नहीं मांग सकती। यानी साफ है कि हेली बुकिंग के नाम पर फर्जीवाड़ा चल रहा है। हेलो, हाँ जी, हरर महादेव। हरन महादेव सर, कैसे हैं आप? सब बढ़िया है सर। दिस इज माय पवन एंड टेली सर्विस। आपको जो यात्रा करना है, पिकअप पॉइंट आपका कौन सा रहेगा सर? पाटा, सिरसी, गुप्तकाशी? सर एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ, ये मेरे बॉस का है और मेरे बॉस को जाना है, उनकी वाइफ और उनको जाना है 8 तारीख का उनका वो रखा है रजिस्ट्रेशन। बिल्कुल जी, तो कैसे सर, क्या टिकट अवेलेबल है? हम इसीलिए मैंने, क्योंकि मुझे साइट से मिला था, तो मैंने पता कर लेता हूँ क्या स्थिति है। बिल्कुल टिकट आपका अवेलेबल है। ठीक है, तो अब ये हम वहीं पे चार्जेस वगैरह वहीं पे करना है सर, पहले करना है? 30% आपका बुकिंग का जो अमाउंट बनती है आपको डिपॉजिट करना है, बाकी 70% आप आने के बाद कर सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं। अच्छा, तो ये कैसे करेंगे सर हम डिपॉजिट? ये आप ऑनलाइन के जरिए जो भी यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ऑनलाइन के जरिए आप पेमेंट कर सकते हैं। वहीं लगातार फ्रॉड को देखते हुए STF ने एक स्पेशल टीम को इन फ्रॉड पर निगरानी रखने के लिए तैयार किया है, जिसमें करीब 30 ऐसी साइट्स को बंद करवाया गया है और एक मुकदमा भी दर्ज हुआ है। इसमें एक विशेष टीम का गठन किया गया है सीओ साइबर के नेतृत्व में, और इसमें साइबर स्पेस पे लगातार मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि कोई फ्रॉड वेबसाइट या पेज, फेसबुक पेज इस तरीके से टिकटिंग ऑफर तो नहीं कर रहा है श्री केदार यात्रा के लिए विशेषकर। और इसी संबंध में एक केस भी रजिस्टर हो चुका है और माननीय न्यायालय का आदेश भी हमें प्राप्त हो चुका है 79(3)B IT एक्ट में, अगर कोई भी फेक वेबसाइट होती है तो उसको हम I4C के माध्यम से उसको हम डाउन करा देते हैं। तो अगर आप इस पवित्र यात्रा पर जा रहे हैं तो सतर्क रहिए। बुकिंग के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें और किसी भी अनजान लिंक या कॉल से सावधान रहें। कहीं आप भी साइबर अपराधियों के चुंगल में आकर साइबर ठगी का शिकार न बने। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इस बार यात्रा की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 30 अप्रैल से 7 मई तक के लिए भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। साथ ही मौसम विभाग ने यात्रियों से अपील की है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए यात्रा करें। तेज बारिश शुरू होते ही नदियों नालों से दूर रहें और सुरक्षित स्थानों पर रुकें। बारिश और ओलावृष्टि रुकने के बाद ही यात्रा मार्ग पर आगे बढ़ें। यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने भी खास तैयारी की है। हर 3 घंटे में मौसम का अपडेट यात्रियों के मोबाइल पर अलर्ट के लिए भेजा जाएगा।
सोमवार से आदि कैलाश यात्रा की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने पिथौरागढ़ से यात्रा गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले टम्टा ने इनर लाइन पास को हरी झंडी दिखाई। पिथौरागढ़ प्रशासन ने पहला इनर लाइन पास केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा का बनाया। इस मौके पर टम्टा ने कहा, आदि कैलाश यात्रा में पूरे देश के लोग जाना चाहते हैं, ऐसे में इस बार इंतजाम भी पुख्ता किए गए हैं। यात्रियों की सुविधाओं को पूरा ध्यान में रखा जाएगा। आदि कैलाश की यात्रा को भी हम शुरू कर रहे हैं और आज हम जो इनर लाइन का जो परमिट मिलता है, इनर लाइन में इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसका शुभारंभ भी हम आज से ही करेंगे, जो कि आदि कैलाश हमारी ही भारत माता में है, हमारी ही धारचूला विधानसभा के अंतर्गत है। आदि कैलाश के दर्शन भी लोग करना चाहते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में सीएम धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने रुड़की देवबंद रेलवे लाइन के CRS जारी करने पर भी उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। देहरादून से सहारनपुर को मोहन होते हुए रेल लाइन परियोजना की स्वीकृति देने का रेल मंत्री ने अनुरोध रेल मंत्री से किया गया है। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन परियोजना के तेज काम के जाने चंपावत के टनकपुर से नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन शुरू करने और टनकपुर से देहरादून ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाने का भी अनुरोध किया। साथ ही टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को राष्ट्रीय महत्व घोषित करने की मांग की है। वहीं सीएम धामी नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी मुलाकात कर सकते हैं। और अब राज्य कर्मचारियों से जुड़ी एक अहम खबर है। अब सभी राज्य कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से अपनी अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। टालम टोल के कोशिश की तो आपका प्रमोशन भी लटक सकता है। देखिए, डेपुटेशन नियमावली बनाने 3 साल से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कार्मिकों के ट्रांसफर के निर्देश देने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है। अब सभी राज्य कर्मचारियों को अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट यानी ACR भरते समय अचल संपत्ति का ब्यौरा भी जरूर देना होगा। अगर किसी ने लापरवाही बरती तो उन्हें प्रमोशन से भी हाथ धोना पड़ सकता है। प्रमोशन के समय देखा जाएगा कि अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है या नहीं। अभी कोई सिस्टम ऐसा नहीं था कि उसको देखा जाए प्रमोशन में, तो ये कहा गया है कार्मिक विभाग से कि नियमों का परीक्षण करते हुए इसके बारे में समुचित आदेश पारित करें, ताकि हर एक आदमी जो नियम है उसका अनुपालन कर सके। नियम कोई नया नहीं बना है, नियम पहले से था। हालांकि नियम पहले से मौजूद था कि ACR भरते समय अचल संपत्ति की जानकारी देना जरूरी है, लेकिन हकीकत में इसका पालन होता नहीं था। अब चीफ सेक्रेटरी ने कार्मिक विभाग को इसे अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। कर्मचारी संगठनों ने भी इस कदम का स्वागत किया है, लेकिन उनका कहना है कि ACR समय पर भरवाना भी अनिवार्य किया जाए, क्योंकि इसके लिए कार्मिकों को अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। केवल यह मामला CR और आय का विवरण जमा करने तक न रहे। अक्सर ये देखा जाता है कि कर्मचारियों के CR या अधिकारियों के CR जब मौका पड़ता है प्रमोशन का तो खोजना पड़ता है कितने साल की नहीं लिखी गई, इतने साल की नहीं लिखी गई है। इसकी भी एक नियमावली बनी हुई है, तो उसको जो है उस आधार पर उसका भी पालन होना चाहिए और समय से सबकी करेक्टर रोल लिखी जानी चाहिए। सिर्फ कर्मचारियों को ही नहीं, अब विभागों को भी अपनी विभागीय परिसंपत्तियों की सूचना सरकार के पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। सरकार का मानना है कि इससे प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। इससे कर्मचारियों के प्रदर्शन, मूल्यांकन और प्रमोशन प्रक्रिया में भी पारदर्शिता आएगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता 30 अप्रैल को संविधान बचाओ रैली की तैयारी में जुटे हैं। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। इसको लेकर नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने हरिद्वार जिले के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। नेता विपक्ष ने कहा है कि 30 अप्रैल को रेंजर्स ग्राउंड में रैली होगी, क्योंकि मामला संविधान का, इसलिए जनता को साथ आने का आह्वान किया गया है। हरिद्वार की भी बैठक आज हो रही है। उधम सिंह नगर से भी, जो कुमाऊं का क्षेत्र है, वहाँ से भी काफ़ी संख्या में हमारे साथी, सहयोगी और जन सरोकारों से जुड़े हुए व्यक्ति, सामाजिक कार्यकर्ता निश्चित रूप से प्रतिभाग करने जा रहे हैं। बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ पर जुटेंगे। बूथ जीता, चुनाव जीता, मेरा बूथ सबसे मजबूत, इन स्लोगन पर काम करके बीजेपी चुनाव जीतती है। बूथ की इसी थ्योरी पर
अब कांग्रेस नेता भी काम कर रहे हैं। लेकिन पोलिंग बूथ पर जीतने का प्लान कांग्रेस के लिए कितना कारगर होगा, जबकि मुकाबला बीजेपी से है, इस रिपोर्ट में देखिए। ग्यारह 11,729 पोलिंग बूथ को टारगेट करके बीजेपी चुनाव प्लान करती है। हर बूथ में जीत के लिए नेता की जिम्मेदारी फिक्स होती है। पोलिंग बूथ पर ध्यान लगाने और जीत दिलाने के फॉर्मूले पर अब कांग्रेस भी काम कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़े नेताओं को चुनाव में अपने अपने बूथ जिताने का टारगेट भी दिया है। मतलब ये कि सिर्फ बड़ा नेता कहने और होने से बात नहीं बनेगी, अपना पोलिंग बूथ भी जीतना होगा। और इसी काम के लिए 2 दिन पहले कांग्रेस के नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपने गांव मोहनरी पहुंचे। मैंने अपने भतीजों से, भाइयों से, सबसे बात की है। मैंने कहा भाई, या तो मैं राजनीति छोड़ देता हूँ या तुम सब लोग जो है गांव में वोट देने आओगे, नहीं तो दिक्कत हो रही। तो क्योंकि हमारे वहाँ पहली बार, शायद मेरे गांव से पहली बार कांग्रेस इतने वर्षों में हारी है, लेकिन हमारे एरिया से जीती है। मेरे अड़ोस पड़ोस के हमारे जो 10-12 बूथ हैं उनमें कांग्रेस जीती है। बूथ का फॉर्मूला बीजेपी का है। ऐसे में पहले कांग्रेस से बीजेपी और फिर बीजेपी से कांग्रेस में लौटे हरक सिंह रावत बूथ पर बीजेपी को भारी बताते हैं और कांग्रेस के बड़े नेताओं को बूथ जीतने का मतलब समझाते हैं। वहीं हर चुनाव में पोलिंग बूथ पर फोकस करने वाली बीजेपी को कांग्रेस के इस प्लान का कोई आधार नहीं दिखता। जो राहुल गांधी जी ने अभी बात कही है कि हमारे और भाजपा में यही अंतर है, वो पोलिंग बूथ को मजबूत करते हैं और हम पोलिंग बूथ को मजबूत नहीं करते। पहली बार राहुल जी ने ये बात, और मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि भाई कितने बड़े नेता हो जाएं, अपने गांव अपने पोलिंग बूथ को हम बचा नहीं पा रहे। किस बात के नेता भाई? हम प्रदेश में घूमते रहें, हम दूसरे प्रदेशों में लोगों को ज्ञान बांटते रहें, राजनीति सिखाते रहें, और अपना घर हमारा जब तक आसन शुद्ध मंत्र शुद्ध। देखिए, कांग्रेस चुनाव से पहले हमेशा बूथ पर ही जाती है और बूथ की जनता ही कांग्रेस को सबक सिखाती है। और क्योंकि केवल बयानबाजी करके बूथ का निर्माण करना और बूथ पर कोई काम नहीं करना, जनता की समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस नेता अपना बूथ जीते हैं। राहुल गांधी की कही इस बात पर बड़े नेताओं ने फोकस करना शुरू किया है, पर बड़े चुनाव में बात सिर्फ बड़े नेताओं के बूथ पर नहीं टिकेगी, क्योंकि टक्कर 11,729 बूथों पर फोकस करने वाली बीजेपी से होगी। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत समेत कई नामी हस्तियों का स्कूल का रहा कैम्ब्रियन हॉल का ट्रस्ट विवादों में आ गया है। ट्रस्ट के सदस्य एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ट्रस्ट की सदस्य अमृता सिंह ने अपने ही भाई और ट्रस्ट के वर्तमान अध्यक्ष कृष्णा शमशेर राणा पर आरोप लगाया कि उन्हें अवैध तरीके से ट्रस्ट से हटाया गया। साथ ही बड़ा आरोप लगाया कि ट्रस्ट और स्कूल की संपत्तियों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो गई है। अमृता सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि कृष्णा राणा के खिलाफ पहले भी धोखाधड़ी के मामले दर्ज हैं। हालांकि दूसरे पक्ष से संपर्क नहीं हो पाया, जबकि पुलिस का कहना है कि तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। ये ट्रस्ट से रिमूव करा है। मैं 10,000 बार कह चुकी हूँ, 1000 चिट्ठियाँ लिख चुकी हूँ, बट कुछ भी नहीं हो रहा। इसीलिए मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, आई वॉन्ट पूरे कैम्ब्रियन हॉल फ्रेटर्निटी को मैं कह रही हूँ कि जो हो रहा है, एक पूरी धांधलीबाजी हो रही है ट्रस्ट में, मेरी हेल्प करें ताकि मैं रीइंस्टेट हूँ और स्कूल का जो मेरे फादर का विजन था और जो स्कूल का विजन था वो हम वापस कायम कर सकें और इनको निकाल बाहर कर सकें। उनके एप्लीकेशन की जांच की गई और जांचों के उपरांत जो है उस पर एक एफआईआर 420, 467, 68 की वो आईपीसी की थाना कैंट पर पंजीकृत कर ली गई है और आगे की विवेचना उसमें प्रारंभ कर दी गई है। जैसे ही तथ्य आगे आएंगे डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन का काम किया जाएगा और ज़रूरत पड़ेगी तो डॉक्यूमेंट्स को एफएसएल भी भिजवा जाएगा और उसके उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। 3 दशक के इंतजार के बाद नैनी सैनी एयरपोर्ट प्रभावितों की आस फिर से जगा रहा है। असल में देश की सर्वोच्च अदालत ने पिथौरागढ़ के प्रभावितों की वो मांग पूरी कर दी है जिसके लिए ग्रामीण बीते 3 दशकों से कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखें। पिथौरागढ़ से आज दिल्ली और देहरादून के लिए भले ही प्लेन उड़ रहे हों,
लेकिन इसकी कीमत नैनी सैनी के किसानों ने चुकाई है। नैनी सैनी की जमीन काफी उपजाऊ थी। यही वजह थी कि इस इलाके को कभी चावल का कटोरा भी कहा जाता था। ऐसे में उपजाऊ जमीन किसान किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं थे, मगर सरकार के मान मनव्वल और प्रभावितों को नौकरी देने के वादे के बाद एयरपोर्ट बनना शुरू हुआ। 1992 में सरकार ने प्रभावितों को नौकरी देने का लिखित वादा किया था, जिस पर अमल न होने पर प्रभावितों ने सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ी। कम से कम 938 आदमी की जमीन गई है उसमें। अब पहले हम हाईकोर्ट गए थे, हाईकोर्ट में हमारे पक्ष में डिसीजन दिया था। उसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी कि इस डिसीजन को करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे पक्ष में डिसीजन दिया है कि मतलब जो भी हमारी मांगे हैं उचित मांगे हैं किसानों की करके। नैनी सैनी एयरपोर्ट के लिए 938 परिवारों ने जमीन दी थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी प्रभावितों को न्याय नहीं मिला। ऐसे में 2014 में पहली बार ग्रामीणों ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने ग्रामीणों की मांग को जायज मानते हुए 2018 में सभी प्रभावितों को नौकरी देने का आदेश भी दिया था, लेकिन सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रामीणों के पक्ष में ही फैसला सुनाया है। गोल्डन बाउल ऑफ राइस उस क्षेत्र को कहा जाता था और वो उपजाऊ जमीन हम लोगों ने दी थी और सरकार ने उसके एवज में हमसे कहा था कि प्रत्येक परिवार को जो है रोजगार दिया जाएगा। और अभी जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह से ये फैसला हमारे पक्ष में है, तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से दशकों से निराश ग्रामीणों में एक बार फिर से आस जगी है। ऐसे में अब ये देखना है कि सरकार इस फैसले पर कब और कैसे अमल करती है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।